नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपको पता है कि तारे कैसे बनते हैं और ये ख़त्म कैसे होते हैं? क्या आप जानते हैं कि तारे करोड़ों अरबों सालों तक जिंदा कैसे रहते हैं? आज के वीडियो में आप जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं और ये ख़त्म कैसे होते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आमतौर पर हम आसमान में चमकने वाली हर चीज़ को तारा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आसमान में दिखने वाली हर चमकदार चीज़ तारा नहीं होती। विज्ञान की दृष्टि से तारे की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। ब्रह्मांड में जो पिंड बहुत बड़े होते हैं और खुद के प्रकाश से चमकते हैं, तारे कहलाते हैं। आकार के हिसाब से तारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1. छोटे तारे। ये तारे हमारे सूरज की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और बेहद कम चमकीले होते हैं। ये खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं। 2. मध्यम आकार के तारे। ये तारे हमारे सूरज के आकार के ही होते हैं। ये मध्यम स्तर पर चमकते हैं। इनकी आयु कुछ अरब साल होती है। 3. बड़े तारे। इन तारों का आकार बहुत बड़ा होता है और ये बेहद ज़्यादा चमकीले होते हैं। ये तारे केवल कुछ लाख वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं। अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल मौजूद रहते हैं, जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम तत्व तथा धूल के कण होते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें निहारिका या नेबुला कहा जाता है। डार्क नेबुला खौलते हुए द्रव के समान होता है। इसमें गैस व धूल के कण आपस में टकराते रहते हैं, जिससे इसमें छोटे छोटे गोले बन जाते हैं। ये छोटे गोले आपस में टकराकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बड़े गोले बनाते हैं। इसके बाद बड़े गोले अपने गुरुत्वाकर्षण बल से दूसरे गोलों को अपनी ओर खींच लेते हैं और अत्यधिक घने हो जाते हैं। काफ़ी घने हो जाने पर ये गोले मिलकर एक अविकसित तारे का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। अब जैसे जैसे प्रोटोस्टार घना होता जाता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर दबाव और तापमान बढ़ते जाते हैं। अंत में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब बहुत ज़्यादा दबाव के कारण प्रोटोस्टार में उपस्थित हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा के कारण गोला चमकने लगता है और इस तरह प्रोटोस्टार एक जगमगाता हुआ सितारा बन जाता है। तारों की पूरी उम्र के लिहाज से तारे के बनने की प्रक्रिया बहुत ही अल्प अवधि की घटना है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि तारों का जन्म कैसे होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तारे करोड़ों अरबों सालों तक जिंदा कैसे रहते हैं। तारों में मौजूद हाइड्रोजन गैस लगातार संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण तारे में अंदर से बाहर की तरफ एक बल लगता है। अब चूंकि तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बहुत ज़्यादा होता है, जो तारे पर बाहर से अंदर की ओर यानी तारे के केंद्र की ओर लगता है। इस तरह इन दोनों बलों के कारण तारे का आकार स्थिर रहता है। इस अवस्था को तारे की साम्यावस्था कहा जाता है। साम्यावस्था में तारा अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है और अपनी चारों ओर अंतरिक्ष में प्रकाश फैलाता रहता है। तारा अपने जीवन के अधिकतर समय में इसी अवस्था में रहता है। हमारा सूरज भी अभी इसी अवस्था में है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि तारे का जन्म कैसे होता है और ये करोड़ों अरबों सालों तक जिंदा कैसे रहते हैं। अब हम जानेंगे कि तारे मरते कैसे हैं। जब तारे में मौजूद सारी हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तो तारा सिकुड़ने लगता है, यानी छोटा होने लगता है। तारे के सिकुड़ने से उसके अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तापमान में हुई इसी वृद्धि के कारण तारे में बची हुई हाइड्रोजन गैस संलयित होने लगती है और तारा एक बार फिर जगमगाने लगता है। तारे के अंदर नाभिकीय संलयन होने के कारण वह फैलने लगता है। तारे के बहुत ज़्यादा फैलने के कारण उसकी बाहरी सतह ठंडी होने लगती है। ठंडा होने के साथ साथ अब तारा जमने भी लगता है और इस तरह यह लाल रंग का एक बड़ा तारा बन जाता है, जिसे लाल दानव तारा कहते हैं। यह नाम इसके रंग और आकार के आधार पर दिया गया है। इस अवस्था में जाने के कुछ समय बाद तक तारा लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। तारे के लगातार फैलते सिकुड़ते रहने की इस अवस्था को पल्सर कहा जाता है। पल्सर अवस्था तक तो सभी तरह के तारे चाहे हल्के हों या भारी एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके बाद अलग अलग द्रव्यमान के तारे अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। विभिन्न द्रव्यमान वाले तारों की मृत्यु को ठीक से समझने के लिए पहले हमें चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा को समझना होगा। चंद्रशेखर लिमिट। भारत के महान वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था कि जिन तारों का द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना के बराबर या इससे कम होता है, वे मरने के बाद श्वेत वमन तारे बन जाते हैं।
तथा जिन तारों का द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होता है वे मरने के बाद न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बन जाते हैं। चंद्रशेखर लिमिट बताती है कि कोई तारा मरने के बाद क्या बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग द्रव्यमान के तारे किस तरह से मरते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम या बराबर द्रव्यमान वाले तारों की मौत। इस तरह के तारे पल्सर अवस्था में बार बार सिकुड़ने और फैलने के कारण अपनी बाहरी परत अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं। बाहरी परत को त्याग देने से अब इसमें सिर्फ एक घना क्रोड ही शेष रह जाता है। सफ़ेद रंग का यह क्रोड हजारों सालों तक अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे धीरे से चमकता रहता है, जिसे श्वेत वामन तारा कहा जाता है। हजारों सालों तक मंद मंद चमकते रहने के बाद यह तारा अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। इस खोए हुए तारे को लाल वामन तारा कहा जाता है। इस तरह सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम या बराबर द्रव्यमान वाले तारे के जीवन का अंत होता है। सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक द्रव्यमान वाले तारों की मृत्यु की दो संभावनाएं होती हैं। एक, कम भारी तारे। कम भारी तारों में पल्सर अवस्था के बाद एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद तारे के अंदर मौजूद भारी तत्व अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाते हैं। इस धमाके के बाद भी तारे में कुछ द्रव्यमान शेष रह जाता है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिमटता जाता है। बहुत घना हो जाने के बाद जब तारा और ज़्यादा घना नहीं हो सकता तो इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे बेहद घने होते हैं। इस तरह सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुने से थोड़े अधिक द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे में बदलकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। 2, बहुत ज़्यादा भारी तारे। सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बहुत अधिक द्रव्यमान वाले सितारों में पल्सर अवस्था के बाद बड़ा धमाका होता है जिसे हाइपरनोवा विस्फोट कहते हैं। हाइपरनोवा विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे तारे के टुकड़े अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाते हैं। हाइपरनोवा विस्फोट के बाद तारे में बचा हुआ पदार्थ अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ना शुरू कर देता है और अनंत समय तक सिकुड़ता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल का जन्म होता है जो अपने आसपास के पदार्थों को खाकर अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है। ब्लैक होल्स इतने घने होते हैं कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देते, अर्थात ब्लैक होल पर पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तारे मरने के बाद ब्लैक होल में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।